पिछले व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज वैयक्तिक भिन्नता वाले पृष्ठ पर हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पिछले व्याख्यान में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर चर्चा की थी, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, ब्रूनर इत्यादि की। आइए वैयक्तिक भिन्नताओं की चर्चा करते हैं। सरल टॉपिक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा किसी न किसी दृष्टि में दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। सबसे पहले तो वो शारीरिक दृष्टि से ही दूसरे से भिन्न दिखने लगता है। इसके अलावा अगर शारीरिक दृष्टि में कहीं कोई समानता भी है तो फिर बौद्धिक रूप से अलग होगा, इमोशनल रूप से अलग होगा। जेंडर डिफरेंट तो होता ही है, मान लीजिए एक बालक है एक बालिका है, तो इस तरह से। तो आइए पहले बिंदु से शुरू कर रहे हैं। मानव व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नताओं का पाया जाना एक शाश्वत सत्य है। सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक गुणों में कभी एक समान नहीं होते, अकाट्य सत्य है। संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न है। कारण क्या है इसका? सबकी आदतें, रुचियां, एटीट्यूड अलग अलग है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये अलग होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। स्किनर महोदय ने लिखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं वो चीज़ हैं, वे पहलू हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर आप ये कहें कि ये दोनों भिन्न हैं लेकिन कैसे भिन्न है ये मुझे नहीं पता, तो ये नहीं कह सकते। मापनीय होना चाहिए। जैसे IQ है तो डिफरेंस है, शारीरिक वजन है, डिफरेंट है। जो भी ऐसी चीज़ जिनका आप मापन एवं मूल्यांकन कर सकते हैं, जिनको किसी न किसी रूप में मूल्यांकित कर सकते हैं, वही चीज़ व्यक्तिगत भिन्नता में ली जाएगी। टॉयलर महोदय ने बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है। शरीर के रूप, रंग, बुद्धि, गति, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, इन सारे लक्षणों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता के नाम से जाना जाता है। रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है? रुचि इंटरेस्ट होता है और अभिरुचि हॉबी होती है, वो विशिष्ट होती है। तो इंटरेस्ट ले रहे हैं आप किसी चीज़ में तो वो रुचि है, और हॉबी अभिरुचि होती है। लेकिन कभी कभी आमतौर पर इनको इकट्ठा भी लिख दिया जाता है। पांचवा बिंदु देखेंगे, वैयक्तिक भिन्नताएं मानव व्यवहार के बौद्धिक पक्ष में हो सकती हैं, भावनात्मक पक्ष में हो सकती हैं, क्रियात्मक पक्ष में हो सकती हैं, तीनों में ही हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में तीनों का मूल्यांकन है, बुद्धि का, भाव का और क्रिया का। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता हो सकती है। छठवां बिंदु देखेंगे, व्यक्ति में निहित सभी योग्यताएं एक समान नहीं होती। किसी में मात्रात्मक अंतर होता है, किसी में गुणात्मक अंतर होता है। सातवां बिंदु कहता है कि वैयक्तिक भिन्नताओं में कुछ समूहगत भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे ये इस आयु समूह का है, ये इस आयु समूह का है। लिंग भेद हो सकता है, प्रजातीय भेद हो सकता है, शारीरिक मानसिक विलक्षणताओं के परिणाम स्वरूप वो समूह भेद हो सकता है। यानी एक पूरे समूह को हम कह सकते हैं ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, ये मेंटली रिटार्डेड हैं, ये दिव्यांग बच्चे हैं, ये इस तरह के बच्चे हैं, ये बालिका समूह हैं। ऐसे करके भी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अब आप कहोगे ये भिन्नताएं हम पढ़ क्यों रहे हैं? समावेशी शिक्षा में तो इन सबको समाविष्ट किया जाता है। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी हो, और जहां लर्निंग गैप्स आ रहे हों, अधिगम की रिक्तियां जहां आ रही हों, वहां इस जानकारी का अपने मन में उपयोग करते हुए हम उनको यथोचित लाभ दे सकें। आठवां बिंदु देखिए, शिक्षा में वैयक्तिक और समूहगत जो भिन्नताएं हैं उनका बड़ा महत्व है। इनको ध्यान में रखकर बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, और अगर नहीं रखेंगे तो आप चूक जाएंगे, क्योंकि उसकी क्षमताएं और योग्यताएं, इनका लाभ उठाने के लिए उसकी वैयक्तिक भिन्नताओं को जानना नितांत आवश्यक है। नौवां बिंदु हमसे कहता है कि वैयक्तिक और समूहगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा ही बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। उसकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनको पूरा करने की बात है। 10वां बिंदु कहता है, अधिगमकर्ताओं में खाली स्थान होता है क्या? वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। इस सिद्धांत को ध्यान में रखने वाला शिक्षक क्या करेगा? उत्तर, कक्षा में विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां निर्मित करेगा। वो अलग अलग तरह से बात को बार बार कहेगा।
अदल बदल के विधियों का प्रयोग करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हैं। कोई मेरे द्वारा फेंकी गई ज्ञानात्मक बॉल को किसी तरह से कैच लेगा, कोई मेरे द्वारा फेंकी गई ज्ञानात्मक बॉल को दूसरी तरह से कैच लेगा। तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां, ये आए हुए प्रश्न से बना हुआ है ये फैक्ट। 11वां बिंदु देखें, चूंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर, इसलिए अधिगम को सकारात्मक दिशा देने के लिए अभिप्रेरित करना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। और चूंकि आपके वैयक्तिक भिन्न हैं सभी लोग, तो उनके अनुसार उन्हें जो अभिप्रेरणा देनी है वो भी यूनिक होना चाहिए। क्यों? 12वां बिंदु कहता है प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इस वाक्य का अर्थ बताइए, तो उत्तर है वैयक्तिक भिन्नता। कोई भी विद्यार्थी जो दो हैं वो अपनी योग्यताओं, रुचियों, अभियोग्यताओं इनमें एक समान नहीं हो सकते। 13वां बिंदु है वैयक्तिक भिन्नता यानी पर्सनल डिफरेंसेज कई स्तरों पर होती है। प्रत्येक बच्चे की अभिक्षमता, क्या कर सकता है वो, प्रोफिशिएंसी अलग अलग होती है। उसके जीवन मूल्य, क्या सोचता है, उसकी मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है लर्निंग स्टाइल, हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। अधिगम शैली क्या है? कोई बच्चा एकांत में पढ़ना पसंद करता है, कोई समूह में बुला लेता है आओ मिलकर पढ़ें, कोई खेल खेल में सीखता है, कोई गहन अध्ययन करके सीखता है। तो सबकी लर्निंग स्टाइल या अधिगम शैली में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। आप इस चित्र के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। पहले चित्र में विजुअल्स देखकर सीख रहा है, दूसरे में वो म्यूजिकल ऑडिटरी लयात्मक चीज़ों सीख रहा है, कोई वर्बल है, कोई फिजिकल है, कोई लॉजिकल मैथमेटिकल है, ये लगा रहा है बॉक्सेस को, कोई सोशल है, कोई अकेला है, एकांत में अब मज़े से अध्ययन कर रहा है। तो व्हाट इज़ योर लर्निंग स्टाइल, हमारे उस बच्चे की क्या लर्निंग स्टाइल है, इसमें भी वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाएंगी। 14वां बिंदु देखें कि अक्सर हम देखते हैं कि कक्षा में कुछ छात्र उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं और कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो होते हैं, लेकिन उनमें मैच्योरेशन का अभाव पाया जाता है। क्या यह कोई समस्या है? नहीं, इसका सही उत्तर है वैयक्तिक भिन्नता इसका कारण है। ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही समय मैच्योरिटी, परिपक्वता प्राप्त करें, गंभीरता प्राप्त करें, अनुभव अर्जित कर लें। उनको अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि पर्सनल डिफरेंसेज उनके अलग अलग हैं। 15वां बिंदु हमसे कहता है स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जिसके कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसके द्वारा हमारी चेतना विभिन्न रूप धारण कर लेती है। और शारीरिक विकास, चूंकि स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर व्यक्ति को इंडिविजुअली डिफरेंस बना देंगे। 17वां बिंदु कहता है कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक कड़ी मेहनत कर रहा है, मान लीजिए, फिर भी उसके विद्यार्थियों में उपलब्धि अंतर है, यानी कि अंक अलग अलग आ रहे हैं, परीक्षा परिणाम में अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है वैयक्तिक भिन्नता के कारण। उसके वैयक्तिक अपने अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जिसके कारण जो है वो अलग अलग अंक प्राप्त कर रहा है। आप लगातार एक जैसा कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें वैयक्तिक भिन्नता के कारण परिणाम अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। 18वां बिंदु देखेंगे पाठ्यक्रम का निर्माण भी बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अगर आप वैयक्तिक भिन्नता को मानते हैं तो आपको पाठ्यक्रम में भी सभी प्रकार की चीजें रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, 19वें बिंदु में उल्लेख है कि वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयत्न गाल्टन नामक विद्वान ने किया। आपका पूरा नाम फ्रांसिस गाल्टन था। और आपने ये कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता में आनुवांशिकी का बड़ा महत्व, क्योंकि शुरुआत तो आनुवांशिकी से ही होगी। बाय हेरिडिटी हमारे दो बच्चे अलग अलग होंगे और उनके द्वारा फिर उनकी उसी तरह की चेतना का निर्माण होता चला जाएगा। 20वां बिंदु है, एक प्रसिद्ध विद्वान हुए नॉर्मन एल मन। मन ने वंशानुक्रम को वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण माना है। आया हुआ प्रश्न है किसने वंशानुक्रम को वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण माना है? तो उत्तर है मन। अब जब मन लिखा आता है तो हम ये समझ बैठते हैं कि ये हमारे मानस वाला मन तो नहीं है, हमारा अंदर जो मन होता है। वास्तव में ये वैज्ञानिक का नाम है, MUNN। तो ऑप्शन में मन को देखकर आप ऐसा ना समझें कि ये सामान्य
बात है, ये व्यक्ति को संबोधित किया गया है। 21वां बिंदु है, चूंकि कक्षा में अधिगमकर्ता वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा का नियोजन ऐसी प्लानिंग करना चाहिए कि बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छे हों, सीखने के दौरान उसे अच्छे अनुभव उपलब्ध हों। इसके द्वारा हर एक बच्चा अपनी अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को ग्रहण कर लेगा। इसी में आगे बिंदु है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होते हैं। यहाँ प्रतीकात्मक चित्र आप देख रहे हैं, कला, संस्कृति, प्रजाति, पहाड़ी, मैदानी, धर्म, जाति, संस्कृति, इसके आधार पर हमारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन अनेकता में एकता, हाथों को पकड़े हुए हैं। ये समावेशी शिक्षा का प्रतीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम कुछ रूपों में बांट सकते हैं और बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। पहली है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल में डिफरेंट होते हैं लोग। दूसरी है बुद्धि में भिन्नता, लोगों के आईक्यू अलग अलग हो सकते हैं। तीसरी है दृष्टिकोण में भिन्नता, अलग अलग लोगों के सोचने की जो एटीट्यूड है वो अलग अलग हो सकता है। जाति और राष्ट्र, कास्ट और नेशन, प्रजाति, स्पीसीज, इनमें डिफरेंस हो सकता है। उपलब्धि यानी पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है। जेंडर, लैंगिक आधार पर भिन्नताएं हो सकती हैं। पुरुष और स्त्रियों में अपने अपने गुण होते हैं, उनकी भाषाई योग्यताएं, एटीट्यूड, उनकी क्षमताएं, ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। संवेगात्मक भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। इमोशनल डिफरेंस हो सकते हैं, कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है इमोशनली, कोई आराम से इमोशंस को झेल जाता है। रुचियों में भिन्नताएं हो सकती हैं, अलग अलग रुचियां हैं। आर्थिक स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं, कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है। अब इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी की वजह से डिफरेंस हो सकता है। वातावरण की वजह से डिफरेंस हो सकता है, जिसको जैसा वातावरण मिले, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कैस्ट एंड नेशंस, जैसा कि हमने कहा, जो जिस प्रजाति, जिस इलाके का भौगोलिक रूप से रहने वाला है, जहाँ जैसी संस्कृति, नौकरियाँ, जिस तरह के व्यवसाय तौर तरीके हैं, उसका असर पड़ेगा। जेंडर भिन्नताएं होती हैं, इनके कारण भी लोगों में अंतर दिखाई देगा। एज और इंटेलिजेंस के कारण अंतर होगा। आयु के अनुसार परिपक्वता आती है तो अंतर होता है। बुद्धि के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। मैच्योरेशन, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में मैच्योरेशन आने में एक समय लगता है। तो मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हम आप ये देख सकते हैं, हम और आप, कि व्यक्ति में या बच्चे में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की बहुत सारी विधियां भी बनाई गई। विद्वानों ने ये देखा कि हम कैसे देखें कि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। तो सबसे पहला है, जैसे बुद्धि पे अंतर देखना है तो बुद्धि परीक्षण कर लेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट कर लेंगे और बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र निकाल देंगे। मानसिक आयु गुणा 100 बटे उसकी वास्तविक आयु, ये सूत्र लगाकर हम हर एक व्यक्ति का आईक्यू निकालते हैं। और इस आईक्यू को वैज्ञानिक पद्धति से ही निकाला जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप आराम से क्लास में ही बैठे आईक्यू निकाल लें, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो उससे भी आप अलग अलग सिद्ध कर सकते हैं कि व्यक्ति अलग अलग हैं। अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड, ये एटीट्यूड नहीं है, ये अभिक्षमता है। कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, उसमें कितनी दक्षता है, कितनी कुशलता है, इसके द्वारा भी दोनों में अंतर पता लगा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, कौन सा बच्चा शैक्षिक रूप से कितना पढ़ लिख रहा है, पढ़ाई लिखाई में अंतर कितना है, इसके आधार पर भी आप उनको इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं। इमोशनल टेस्टिंग कर लीजिए। संवेगों में चूंकि भिन्नता पाई जाती है तो हम बच्चों के संवेगों का परीक्षण कर सकते हैं कि कौन संवेगों में अधिक स्थिर है, कौन संवेगों में अस्थिर है, कौन संवेगों को अधिक देर तक संभाल सकता है। उसके आधार पर हम ईक्यू टेस्टिंग यानी इमोशनल क्वोशिएंट टेस्टिंग कर सकते हैं। रुचि अभिरुचि परीक्षण है, इंटरेस्ट हॉबी टेस्टिंग, इसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से बच्चे की किस तरह की इंटरेस्ट या हॉबी है। व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें व्यक्तित्व के शील गुण जो ट्रैट्स होते हैं, आलपोर्ट वगैरह ने जो दिए, कैटल ने दिए, उनके परीक्षण से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसे बुद्धि, विषय वस्तु, सुंदरता, भाषा विकास, सामान्य ज्ञान, पर्सनैलिटी टोटल कैसी है, वो पूरा परीक्षण करके भी व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगा सकते हैं। 25वां बिंदु हमें ये बताता है कि जो हमारे अधिगमकर्ता हैं, जो लर्नर हैं, उनमें कई आधारों पर व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर,
लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, और वो विषमताएं उनके खान पान, रहन सहन, बोलचाल इनमें मिल सकती हैं, लेकिन इस आधार पर हम अपनी समावेशी शिक्षा में किसी को भी कमतर बढ़तर नहीं करते हैं। इनकी समझ हमें होनी चाहिए। पहला बिंदु है इसमें 25 का पहला, वैयक्तिक भिन्नता शारीरिक और मानसिक दोनों आधारों पर होती है। इसके लिए विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। इसके परीक्षण के लिए बहुत सारे परीक्षण उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुमान परीक्षण, अभिरुचि, अभिवृत्ति, निष्पत्ति यानी पढ़ाई लिखाई परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्टिंग। प्रचलित परीक्षणों के आधार पर बच्चों का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे के व्यक्तित्व और क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न बनता है कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर हम जब किसी बच्चे का पूरा बही खाता रखते हैं तो उस बही खाते का क्या नाम है? उसका नाम है पोर्टफोलियो। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चौथा बिंदु है वैयक्तिक भेद के मापन में त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर उसे डायरेक्ट एक अंक देने की बजाय क्रम सूचक परिमाप, रेटिंग स्केल देने लगते हैं। जैसे इकट्ठे 10 बच्चों को हमने A+ कह दिया, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे त्रुटियां भी हो सकती हैं, मापने में थोड़ी बहुत कमियां भी रह सकती हैं, हमारे जो परिणाम है हो सकता है वो एकदम ठीक नहीं हो। वैयक्तिक भिन्नता के लिए जब हम परीक्षण करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छात्र को परीक्षण की कार्यप्रणाली पूरी तरह समझा देना चाहिए। छात्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति आ रही है कि नहीं, ये देख लेना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से वो परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, इसकी जांच कर लेना चाहिए, इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। 26वां बिंदु कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है उसकी कंसेप्ट यानी अवधारणा और कारण शिक्षक के संज्ञान में, शिक्षक की जानकारी में क्यों होने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो पहला है संपूर्ण जगत में कोई भी दो व्यक्ति इकाइयां कभी एक सी नहीं हो सकती। ये टीचर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा उसके ध्यान में होगा तो वो एक बच्चे के एग्जाम्पल से दूसरे पर प्रेशर नहीं बनाएगा कि देखो दिनेश तो याद कर लिया दिनेश ने, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तुम क्या कुछ न्यारे हो। जी हाँ, वो बिल्कुल न्यारा है, उसकी स्वयं की अपनी एक विशिष्टता है। जुड़वा बालक भी शारीरिक मानसिक शक्तियों में एक से नहीं होते। स्किनर ने कहा व्यक्तिगत भिन्नताएं मापनीय होती हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक और मानसिक गुणों में जितनी भिन्नता होती है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। टॉयलर ने कहा रंग, रूप, कार्य, आकार, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि के लक्षणों में भिन्नता होती है। वैयक्तिक भिन्नता के कारणों का रिवीजन करें। वंशानुक्रम, वातावरण जिनमें भौतिक है, बौद्धिक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, जाति, प्रजाति, राष्ट्र, क्षेत्र का प्रभाव, जेंडर का प्रभाव, आयु, बुद्धि का प्रभाव, स्वभाव का, आर्थिक स्थिति, डायनेमिक कितना है, कुशलता कितनी है। तो वैयक्तिक भेदों का अध्ययन इन रूपों से करके हम अपनी कक्षा में शैक्षणिक व्यवस्था या कार्य योजना बना सकते हैं। वैयक्तिक भेद का अध्ययन, उचित वर्गीकरण करना मित्र समूह बनाने में उपयोगी होता है। समान गुण, रुचि, अभिक्षमता के आधार पर हम समूह बना सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे से काम कर सकें, अपनी जो है प्रगति प्रदर्शित कर सकें। रेटिंग स्केल जिसकी चर्चा की हमने, जब सीधे प्राप्तांक नहीं दिए जाते तब बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, अभिरुचि के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग बना दी जाती है कि ये टॉप है, ये A+ है, B+ है, इस तरह से बना दिया जाता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, व्यावसायिक निर्देशन बच्चे को क्या देना है, गृह कार्य कितना देना है, कक्षा कितनी बड़ी हो, व्यक्तिगत और उपचारात्मक शिक्षण किसको देना है, इसका पता तभी चलेगा जब आप व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन कर लेंगे। देखिए, सबको उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती। जब जहाँ जिस क्षेत्र में जिसकी कमजोरी है उसे उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। तो इसको पता कैसे लगाओगे? इसका पता लगाएगी हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस पद्धति, जब हम पता लगा लेंगे। गाल्टन ने इसकी शुरुआत की। मापन के लिए एक बार फिर रिवीजन कर लें। बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्वशील गुण परीक्षण, संवेग परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण। ये मोटे मोटे 6 परीक्षण हैं जिनसे वैयक्तिक भिन्नता, व्यक्ति के अंतर होने का पता चल जाता है। आप भाषा के आधार पर भी देख सकते हैं कि बच्चे में, हमारी कक्षा में कुछ अंतर, हर एक बच्चे की अपनी अपनी भाषा, बोली, स्थानीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। हमारी कक्षा बहुभाषी कक्षा होती है। बहुभाषी कक्षा को कभी भी बाधा नहीं मानना चाहिए। चाहे कितनी भी भाषा के बच्चे हैं, कितनी भी वैयक्तिक भिन्नता वाली भाषा है, हमें एक संसाधन मान के उसका प्रयोग करना चाहिए।
जातिगत आधार की बात करो तो वनांचल, दलित, वंचित आदि वर्ग के भैया बहन आएंगे। हमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नता तो ध्यान में रखना चाहिए, सहानुभूति व्यवहार में अनावश्यक प्रकट नहीं करनी चाहिए, किंतु उनको उस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखकर उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। धर्म संप्रदाय में के कारण भी उस बालक के परिवार की भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, वो जिस धर्म का समुदाय का है वैसी वेशभूषा हो सकती है उसकी, वो उस तरह की बोली हो सकती है उसकी, खान पान उसका टिफिन वैसा हो सकता है। तो इस आधार पर बड़ा संवेदनशील मामला है ये। इसके आधार पर इन वैयक्तिक भिन्नताओं की समझ एक अध्यापक को होना चाहिए, ताकि हम सभी धर्म संप्रदाय से जुड़े कार्यक्रम, त्योहार, जयंतियां मनाकर समावेशी शिक्षा को बढ़ा सकें। समावेशी शिक्षा तभी बढ़ेगी जब वैयक्तिक भिन्नता की आपको समझ है। इसलिए वैयक्तिक भिन्नताओं को समझकर समावेशन को बढ़ावा देना हमारा परम कर्तव्य है। स्किनर ने हमें बताया वैयक्तिक भेद अगर आप जानते हैं तो आप कक्षा की योजना या मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कम सुनाई देने वाला कोई बच्चा मिला तो उसे आगे बिठा सकते हैं, शारीरिक रूप से कोई दुर्बल है तो उसे विश्राम करने का समय दे सकते हैं। बिंगफील्ड ने इंडिविजुअल डिफरेंस जानने के लिए एक ही परिवार के सभी सदस्यों का आईक्यू टेस्ट किया और परिणाम क्या निकला? सभी के आईक्यू अलग अलग निकले, क्योंकि ऐसे एक समान नहीं हो सकते चाहे एक ही परिवार के क्यों ना हो। क्रो एंड क्रो ने यह लिखा कि चाहे एक समूह को आप एक साथ तैयारी कराओ फिर भी उनके सफल होने की योग्यता अलग अलग रहेगी, क्योंकि उनके व्यक्तिगत कारक भी प्रभावशाली होते हैं। तो ये हमने अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम लोग विशिष्ट बालकों और जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया वगैरह, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करने जा रहे हैं।